नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी का बजट, इसके अलावा बहुत सारे डेटा हैं यहाँ पर और कुछ रैंकिंग भी हैं, कुछ योजनाएं भी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी ये मैगज़ीन ख़त्म होने वाली है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और मैगज़ीन शुरू हुई है तो ख़त्म भी होगी और अच्छे तरीके से ख़त्म होगी। ये नहीं कि मैं आपको एक एक लाइन रटा दूँ, ठीक है ना। एग्ज़ाम में वो आना है और ना ही आप याद रख पाएंगे, ठीक है, हर चीज़ को। तो जो आपके लिए ज़रूरी है, अभी आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं देख लीजिए, उसमें यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो ओलंपिक का हो, चाहे पद्म अवार्ड के बारे में रहा हो, ठीक है। पद्म अवार्ड डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन वहाँ पर जो मैंने ओरली आपको बताया था कि पद्म अवार्ड जनता पार्टी के समय में वो ख़त्म हुआ था, फिर से 1980 में कांग्रेस पार्टी ने फिर से शुरू किया था, तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, ठीक है। तो अब मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के बारे में। इस बार का जो बजट है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कितने का है बजट ये? तो 550,270.78 ऐसे ही याद रखेंगे आप, ठीक है। 5,50,270 करोड़ ऐसे नहीं, ऐसे याद रखना आसान होगा। 550,270.78 करोड़ का, ठीक है। 550,270.78 करोड़ का ये बजट है। और ये पहला डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है, क्योंकि कोविड का टाइम था तो पेपर वगैरह यूज़ नहीं किया गया। कोविड को रोकने के लिए पेपरलेस बजट है और इस सरकार का 5वां पूर्ण बजट है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो बजट होगा वो अंतरिम बजट होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यूपी में चुनाव है। इसमें टारगेट रखा गया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और इसके लिए 4 स्तंभ, जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसी तरीके से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 4 स्तंभ इसमें हैं। क्या क्या? अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो इंफ्रा का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अवस्थापना विकास, मूलभूत अवसंरचना, जन स्वास्थ्य, हेल्थ की बात की गई है यहाँ पर, मानव संपदा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और सामाजिक सांस्कृतिक विकास, और लास्ट में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का विकास, एग्रीकल्चर और जो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनका विकास। तो बहुत ही 4 पिलर आपको आसानी से याद होगा। सबसे पहले आप इंफ्रा याद रखिए। कोई भी इकोनॉमी हो उसको ग्रो करने के लिए इंफ्रा बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स भी तो होना चाहिए। रिसोर्स नहीं होगा तो कैसे काम होगा। इसके अलावा उस रिसोर्स का हेल्थ भी तो अच्छा होना चाहिए, जो मानव है उसका हेल्थ भी ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 स्तंभ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखना है कि कहाँ से सरकार को क्या क्या मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार को। तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो स्वयं का कर राजस्व है उससे सबसे ज़्यादा आता है, 34.5%। अगर 1 रुपये टोटल यूपी सरकार के पास आता है तो उस 1 रुपये का 34.5% कहाँ से आता है? उसका खुद का कर राजस्व है। अब केंद्रीय करों में भी तो राज्य को मिलता है, ये हम जानते हैं वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो यहाँ पर 22.1% मिलता है, कहाँ से? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, मतलब यूपी का जो हिस्सा है ये सेकंड नंबर पर आ गया, और फर्स्ट नंबर पर खुद का कर राजस्व है, ठीक है। तो 34.5% और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है 22%। और इसके बाद है केंद्रीय करों, केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको अनुदान भी मिलता है राज्यों को। तो यहाँ पर 16.2% का अनुदान मिलता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। अब बात करें सरकार खर्च कहाँ कहाँ करती है, तो देख लेते हैं सरकार खर्च कहाँ सबसे ज़्यादा करती है। तो वो है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय पर सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, 22.1%, ठीक है। इसके बाद सरकार का पैसा कहाँ खर्च होता है ज़्यादा? तो ये खर्च होता है यहाँ पर वेतन देने में, सरकारी कर्मचारी, ठीक है, 13.7%। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 21.1%। ऐसे व्यय अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनसे एसेट जनरेशन होता है, एसेट का क्रिएशन होता है और लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है, पूंजीगत परिव्यय। और यहाँ पर है वेतन सेकंड नंबर पर आ जाएगा, 13.7%। और इसके बाद आप देखें तो वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, ये 13% जाता है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कोई ख़ास बात यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो राजकोषीय घाटा है उत्तर प्रदेश सरकार का वो कितना होगा 2020-21 में? तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जिस तरीके से एक जीडीपी कॉन्सेप्ट होता है, ये पूरे देश के लिए होता है, और स्टेट की जब भी बात आती है तो उसको जीएसडीपी बोला जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कितना होगा राजकोषीय घाटा? स्टेट की जीडीपी का 4.17% अनुमानित है। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बजट के बारे में प्रमुख घोषणाएं। इसमें आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये हम आगे देखेंगे भी डिटेल में, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना को शुरू करने की बात की गई है कृषकों की आय को दुगना करने के लिए, ठीक है।
इसके अलावा जो असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनको चिकित्सा का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की जाएगी, कि ये शुरुआत इसकी हालांकि हो चुकी है। ठीक है, और ध्यान रखना जिस तरीके से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसी तरीके से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो लोग उसके दायरे से बाहर हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें किसानों को भी शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ खास बातें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में है। इसमें 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाता है, और जो भी लोग होते इसमें अगर दुर्घटना के शिकार होते, स्पेशली किसानों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इस बार का जो बजट था उसका केंद्र बिंदु क्या था। तो इस बार का जो बजट उसका केंद्र बिंदु था स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ठीक है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ध्यान रखना हर बार जो बजट यूपी सरकार का होता है उसमें एक ऐसे ही कोई वर्ड होता है। जैसे 2017-18 का जो बजट था वो किसानों को समर्पित था, 2018-19 का जो बजट था वो इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास को समर्पित था, और जो 2019-20 का बजट है वो महिलाओं को के ऊपर डिपेंड था, महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस था, और 2020-21 का जो बजट था वो युवाओं पर फोकस था, और यहाँ पर 2021-22 का जो बजट है वो स्वावलंबन से सशक्तिकरण, हर वर्ग का। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव समावेशी विकास और विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण, मतलब उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनको सशक्त करना। ठीक है, स्वावलंबन, स्व माने खुद पर, अवलंब माने निर्भर रहना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान मतलब कुसुम योजना, आपने सुना होगा, पीएम कुसुम योजना। इसके तहत क्या होता है, सोलर पंप प्रोवाइड किए जाते हैं किसानों को। तो इसमें 15,000 सोलर पंप को स्थापित करने की बात की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये तो केंद्र स्तर पे चल ही रही है योजना, किसानों को सोलर पंप, ताकि वो बिजली का यूज़ नहीं बल्कि सोलर के माध्यम से सिंचाई खेतों की कर सके। ठीक है, जो हमारे श्रमिक थे लॉकडाउन की वजह से परेशान हुए थे तो उनके लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके अंदर उद्यमिता का विकास करना, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और आगे चलते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी लखनऊ में, 100 करोड़ इसके लिए बजट प्रस्तावित है। और यहाँ पर देख सकते हैं डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार केंद्र, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार केंद्र की स्थापना की जाएगी 3 जगहों पर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ। ठीक है, लखनऊ में जो KGMU है वहाँ पर, और प्रयागराज में राजकीय मेडिकल कॉलेज है, और मेरठ में 3 जगहों पर डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और जो अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम क्या होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इस तरीके से यूपी में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, वाराणसी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर में, और ये चौथा। ठीक है, अयोध्या। यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, अभी जो हमने देखा था, उद्देश्य क्या है, किसानों का उत्थान हो और उनकी आय दोगुनी हो जाए। 2021-22 से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। एक खास बात यहाँ पर पिपराई चीनी मिल के बारे में है। पिपराई चीनी मिल जो ऐसी चीनी मिल बन गई है जो सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाएगी। ठीक है, एथेनॉल का निर्माण करेगी, और उत्तर भारत की पहली ऐसी चीनी मिल है ये पिपराई, ये गोरखपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और भारत तो है ही है, आप जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में जो दूध की उपलब्धता है वो प्रति व्यक्ति 371 ग्राम रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है उसको विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को के अवसर पर राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार मिला है। बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोज़गार कहाँ मिलता है, तो वो है कृषि क्षेत्र के बाद जो हमारा हैंडलूम इंडस्ट्री है, हथकरघा उद्योग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, जो राज्य में प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, अगर उन्हें कोई सम्मान अभी तक नहीं मिला है तो उनके लिए सम्मान शुरू किया जाएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इसमें 11 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, और हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में ही एक नीति शुरू किया था, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इनको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया था। ठीक है, और इस लक्ष्य को पहले ही 3 साल पहले ही इसको मतलब 5 सालों में 20,000 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसको 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया। तो ध्यान रखना कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे। अभी 2020 में भी सरकार ने एक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जारी की है।
अब उसमें एरिया बदल गए हैं, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे, आगे आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखें, ये देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, ठीक है। और इसमें टारगेट रखा गया कि अगले 5 वर्षों में 40,000 लोगों को रोजगार देना है। अभी फिर से ये आगे आएगा और डिटेल में। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे आप ध्यान रखना, एक साल पहले मतलब पीछे की चीज़ें इसमें होती हैं कि पिछले एक साल में क्या क्या हमने लक्ष्य हासिल किया। तो देख सकते हैं 2019-20 का जो डेटा यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि 20 में जारी हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये 21 में मान लीजिए अभी बजट जब प्रस्तुत हुआ था तो 21 में जारी करने के बाद इसमें जो डेटा दिए जाएंगे वो 20-21, 19-20 इस तरीके से डेटा इसमें पिछले सालों के डेटा होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 2019-20 में स्थिर और प्रचलित कीमत पर, दो कीमतों पर यहाँ पर जीडीपी बताई गई है उत्तर प्रदेश की, और बताया गया है कि अगर हम स्थिर कीमत पर लें तो हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो 3.8% होगी, और अगर हम चालू कीमत पर लेंगे, करेंट प्राइस पर लेंगे, तो वो 6.5% की ग्रोथ रेट होगी। ध्यान रखना, जो स्थिर कीमत होती है मतलब यहाँ पर हम बेस ईयर से ले रहे हैं। बेस ईयर हमारा कितना है अभी 2011-12 को बेस बना करके अगर 2019-20 में ग्रोथ रेट देखेंगे तो 3.8% होगी, और करेंट ईयर को हम बेस बनाएंगे तो 6.5%, मतलब पिछले ईयर से जब कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में किस सेक्टर का कितना रोल है। तो देख सकते हैं, अब यहाँ पर बात करें स्थिर कीमतों पर, तो आपको स्थिर कीमत वाला ही याद रखना है, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है 2019-20 के लिए वो 23% है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है 26.8% है, और जो टर्शियरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, 50.2% है। तो 23, 26, 50 ऐसे शॉर्ट में याद रखिए, 23, 26 और 50। यहाँ पर 26.8 है और ये 50.2 है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का रोल याद रखना है। और ध्यान रखना है यहाँ पर ग्रोथ रेट जो सेकेंडरी सेक्टर की देखने को मिली थी वो 0.5 नेगेटिव में देखने को मिली थी, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा था ना, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जो राज्य में प्रचलित कीमत पर, देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं, जो पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। प्रति व्यक्ति आय भी जो है इसमें दो आधारों पे दिया गया, एक प्रचलित कीमत पर दिया गया है और एक जो है हमारा बेस ईयर को आधार बनाते हुए दिया गया है, ठीक है। और 2 साल का डेटा दिया गया है, एक 2018-19 के लिए दिया गया है और एक 2019-20 के लिए दिया गया है। तो आपको 2019-20 वाला याद रखना है, ठीक है। तो प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 2012-13 में 35,812 थी, और जबकि 2019-20 में कितनी हो गई, 65,704 रुपये हो गई। कितनी, 65,704। अगर 2018-19 का आपको याद रखना ही है तो वो कितना है, 62,652। कितना है, 62,652। ये तो हो गया प्रचलित कीमत पर। और ध्यान रखना, प्रचलित कीमत वाली जो आय होगी वो ज़्यादा होती है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे ग्रोथ रेट हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, कुछ भी हो, प्रचलित कीमत पर वो ज़्यादा होती है। और जब हम बेस ईयर को लेते हैं, आधार बनाते हैं, तब वहाँ पर जो भी आप रेट निकाल रहे हैं वो कम होगी। अब चलिए स्थिर कीमत पर बात करें, तो स्थिर कीमत पर जो पर कैपिटा इनकम है वो 2019-20 में कितना है, 44,618। और यहाँ देखिए जो प्रचलित कीमत पर है उस पर 2019-20 में ये डेटा है 65,704, और वही जब बेस ईयर को आधार बना करके हम पर कैपिटा इनकम हमने निकाला तो ये कितना है, 44,618। तो आपको ये दो डेटा याद रखना है बस, 65,704 और 44,618, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थिर कीमत पर और ये हो गया चालू कीमत पर। दोनों ही डेटा 2019-20 के लिए हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। बस यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, मानव और वन्य जीव संघर्ष, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, उसको आपदा घोषित करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे कि तेंदुआ है, भेड़िया है, ये सब हमारे मतलब शहरों में घुस आए हैं। क्यों, एक्चुअली वो नहीं आ गए हैं, हम उनकी तरफ चले जा चुके हैं, हम उनके घरों में पहुँच गए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और जंगलों में भी लोग घर बनाने लगे, खेतों में भी अब आप देख रहे होंगे, आपके गाँव में ही देखिए, गांव में खेत में भी आपके घर बन रहे होंगे, क्योंकि जो गांव था, मुख्य गांव था, वहाँ पर जगह नहीं बच रही है। तो हम एक्चुअली उनके क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो जब वो अपने क्षेत्र में घूमने निकलते हैं तो उन्हें लगता है ये हम कहाँ आ गए, और इसी में मानव वन्यजीव संघर्ष होता है। तो इसको आपदा घोषित करने वाला यूपी पहला राज्य है, ठीक है। यूपी में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो 2018 में 173 बाघ हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं
जो भारत जो है मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन झींगा मछली में पहले नंबर पर आता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद मछली उत्पादन में यूपी तीसरा नंबर पर आता है। ठीक है, यूपी तीसरा नंबर पर आता है। आगे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में यहाँ पर बताया गया कि शिशु मृत्यु दर जो है वो 2018 में 43 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर 2018 में 43 है। इसका ये मतलब होता है कि जब 1000 जीवित बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से अभी भी 43 क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक, आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको कम करना चाहिए। राजकोषी घाटा ये छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। यहाँ पर कुछ और ख़ास बात, हाँ, गौरैया और अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को, ध्यान रखना, 20 मार्च। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से ये सब जब चीज़ें सामने आई, जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं इनके सामने समस्या, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इन लोगों को नौकरी दिलाने की बात, और साथ में EPFO, जो आप जानते हैं कि फंड थोड़ा सा पैसा कटता है जो लोग जॉब करते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में है तो भी, और हालांकि जो असंगठित श्रमिक हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं, घर बनाने के काम में लगे हैं, उनके लिए कोई EPFO या बीमा इन सब से कोई मतलब नहीं रहता। तो सरकार कोशिश करेगी कि यहाँ पर जो लोग फिर से अपने काम पर लौट रहे हैं उनके भी EPFO में सरकार कुछ फंडिंग करे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन आपको PT के दृष्टिकोण से इसको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई। तो राहत पैकेज तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें थी, बिल्कुल छोड़ दीजिए। वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में है। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जारी किया गया है RBI के द्वारा। इतना ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बताता है कि किसी भी देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, किस रेशियो में है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि देश का जो गरीब तबका भी है, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है, उसको भी बैंकिंग सुविधाएं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इस यही कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इस समय वार्षिक वित्तीय सूचकांक है वो 53.9% है। 53.9% है। जब ये 100 की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब इंक्लूजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब ये 0 की तरफ आता है तो इसका मतलब एक्सक्लूजन बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सक्लूजन बढ़ रहा है। चलिए, RBI का अधिशेष हस्तांतरण। RBI के पास जो भी सरप्लस होता है उसको सरकार को देना पड़ता है। तो RBI ने अभी 2021 में सरकार को 2020-21 के लिए 99,122 करोड़ रुपए सरकार को दिए हैं। इससे पहले भी RBI ने दिया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 2019-20 में और 18-19 का डेटा यहाँ पर दिया गया। 2019-20 में लगभग 57,000 करोड़ दिया था और 18-19 में 1,75,987, ये बहुत ज़्यादा पैसा था। ठीक है, 1,75,987 करोड़ RBI ने दे दिए थे सरकार को। अब यहाँ पर देखें RBI ने क्या किया, अपना जो वित्त वर्ष था, लेखा अकाउंटिंग ईयर था, उसको चेंज कर दिया। पहले ये 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था, लेकिन अब इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, आप जानते हैं कि एक मौद्रिक नीति समिति होती है जिसका काम क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको 4 ± 2 के अराउंड में बनाए रखना। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है, लेकिन इसका इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये मतलब कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए, 4 ± 2। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, RBI के गवर्नर। हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की जाती है। और अभी जो लेटेस्ट में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो कब की है, अगस्त 2021 की है। पूछा भी यहीं से जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें जो हमारी ब्याज दरें हैं वो कहाँ पर हैं। तो CRR जो है वो 4% पर है, SLR 18%, ये रेट आपको याद रखना है। CRR 4%, SLR 18% पे। बेस रेट कितना है, 7.5 से 8.5, ये छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल मत याद रखिए। यहाँ पर CRR 4, SLR 18 और ये वाले रेट्स आपको याद रखना है। रेपो रेट कितना है, 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%। और बैंक रेट, MSF रेट, ये दोनों सेम है, 4.25%। और MSF कितना है, 4.25%। तो एक बार आप इसको और ध्यान से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास मैगजीन है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको आपको एग्ज़ाम से पहले देख करके जाना है सारी रेट्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड BSE में सूचीबद्ध हो गया, लिस्टेड हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड दिसंबर 2020 में इसको BSE में लिस्ट कर लिया गया है।
ठीक है। और ऐसा जो नगर निगम बॉन्ड होते हैं वो जारी करने वाला जो लखनऊ है वो देश का 9वां शहर है, ध्यान रखना है, ठीक है। देश का 9वां शहर है लखनऊ जिसने बॉन्ड जारी किया है, ठीक है। चलिए, अमृत योजना जब से शुरू हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश से जारी होने वाला यह पहला नगर निगम बॉन्ड है। अभी हम गाज़ियाबाद के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। गाज़ियाबाद ने भी अपना बॉन्ड जारी किया है, क्लियर। आगे चलते हैं, इसमें और क्या खास बात है देख लेते हैं। देखिए, आरबीआई 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण है, मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो आरबीआई, बस इसमें और कोई खास बात तो है नहीं। आरबीआई के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसके ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं और फिर इसके बाद आता है मैक्सिको, ठीक है। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, जब भी ऐसा कोई बॉन्ड खरीदता है तो उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि उससे रिटर्न कितना मिलेगा, बल्कि ये देखता है कि उसका सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। इस आधार पे बॉन्ड कोई खरीदता है। तो महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित पिपरी चिंचवाड़, क्या नाम है, पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम, PCMC, पिपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इस नगर निगम ने भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया है। किसके साथ मिलकर के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ मिलकर के इस बॉन्ड को जारी किया है, क्लियर। बस इतनी सी बात। आगे चलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इससे पहले 4 सर्वेक्षण हो चुके हैं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां है। इसकी रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं। ये 4 इससे पहले भी हो चुके हैं, अभी जो लेटेस्ट में था 2015-16 में हुआ था। तो अब हम जो बात करेंगे वो इसके बारे में 5वां। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर TFR आप देख रहे हैं 2.1 TFR 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 में क्या हुआ, यहाँ पर TFR 2.1 है क्योंकि 22 राज्यों में ही सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो 22 में से 19 में क्या हुआ, TFR 2.1 देखने को मिला। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका क्या मतलब होता है कि एक महिला अपने प्रजनन आयु में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो TFR 2.1 का क्या मतलब हुआ कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, 2.1 को, ठीक है। तो मतलब किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 है। TFR को 2 क्यों नहीं रखा जाता, जिसको हम रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। 2 इसलिए नहीं रखा जाता कि सपोज़ माता और पिता, फादर और मदर, ये जब इनकी डेथ होती है तो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो क्या सब बच्चे अपनी, या दुनिया में लोग जो है वो नेचुरल डेथ की वजह से मरते हैं, नेचुरली मरते हैं, नहीं, कुछ और भी कारण तो होते हैं ना। तो अगर TFR 2 रखा जाएगा तो पॉपुलेशन उस देश की कम होने लगेगी, इसीलिए TFR को 2.1 रखा जाता है, ठीक है। तो TFR 2.1 लक्ष्य भी हासिल करने का ये रखा गया है। तो यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये पहले ही बता रहा है कि 22 राज्यों और यूटीज़ में से 19 में TFR 2.1 के स्तर पर आ गई है। अभी मणिपुर, मेघालय और बिहार, यही 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर TFR 2.1 से ज़्यादा है, मणिपुर, मेघालय और बिहार, ठीक है। यहीं पर आप जब मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो आपको 2 चाइल्ड पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने भी ये पॉलिसी लाई है। तब आप वहाँ पर विपक्ष की जब आप बात करेंगे, मतलब ये बताएंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए टू चाइल्ड पॉलिसी, तो एक कारण आप ये भी बता सकते हैं कि जब ऑलरेडी हमारा TFR 2.1 पर आ रहा है तो हमें ऐसी बाध्यकारी नीतियाँ लाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू पर, यहाँ पर हमने सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट को मैंने जब भी आप कोई लाइन लिखेंगे तो उसको जस्टिफाई भी तो करते हैं ना। अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, आप ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको वहाँ पर मेंस में काम आएगा। लिंगानुपात की बात करें तो लगभग अधिकांश प्रदेशों में लिंगानुपात 952 है, 952 या उससे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक बात बताई गई है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा होने की संभावना है। कहाँ पर, केरला में। केरला में 27% पुरुष ऐसे हैं जो यहाँ पर वो शुगर से पीड़ित हैं, ब्लड शुगर या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, क्लियर है। चलिए, और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है गोवा, मतलब जो खुद को कहते हैं हम बहुत साक्षर प्रदेश, ठीक है। हालांकि साक्षर परसेंटेज होना और साक्षरता में साक्षर होने संख्या में होना काफ़ी फ़र्क है। जैसे सपोज़ यहाँ पर केरल की आबादी इस समय लगभग 3 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 3 साढ़े 3 करोड़, और वहाँ पर मान लीजिए 100% है साक्षरता दर, तो कितने करोड़ आबादी साक्षर है, 3 करोड़। यूपी की आबादी 20 करोड़ है और यहाँ पर साक्षरता दर मान लीजिए 70%, एज्यूम करिए, तो इसका कितने परसेंट हो गया, कितने करोड़ लोग हैं जो साक्षर है, 14 करोड़ लोग हैं जो साक्षर हैं। तो 3 करोड़ ज़्यादा है या 14 करोड़, ठीक है। बस डेटा के साथ खेला जाता है,
ठीक है, पूरा खेल जो है वो डेटा का है। आपको कब परसेंटेज में बताना है और कब यहाँ पर संख्या में बताना है, ये सरकार तय करती है या मीडिया तय करती है, और मीडिया हमें जो दिखाती है हमें वही सच लगता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कई बार। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान। यहाँ पर देखिए, मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान। अब ऐसे कितने डेटा आप याद रखेंगे, संभव नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है और ना ही संभव है। ठीक है, जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए एमएसपी के बारे में है, 2022-23, 2021-22, 22-23 दोनों के लिए है। गेहूं के एमएसपी, अच्छा पहले बता दीजिए कि एमएसपी जारी कौन करता है। तो एमएसपी जारी किया जाता है जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और कौन सिफारिश करता है, तो CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और समर्थन मूल्य आयोग। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये CACP की सिफारिश पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स MSP को जारी करती है फसल बुआई से पहले ही। ठीक है, फसल बुआई से पहले ही MSP जारी किया जाता है ताकि किसान निर्णय ले सके कि उसे कौन सी फसल बोनी है। MSP आपका मेंस का भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में 3rd पेपर में पूरा मेंशन किया गया है MSP के बारे में। चलिए गेहूं की MSP कितनी होगी 2021-22 के लिए, 1975 होगी, 1975। और 2022-23 में कितनी होगी, 2015। और यहाँ पर गेहूं का आपको याद रखना है 1975, 2015, ये 2022-23 का डेटा, ये 2015 सन नहीं है, ध्यान रखना। 2021-22 में गेहूं की MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल होगी और 2022-23 में 40 रुपये बढ़ा करके 2015 कर दिया गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है MSP में, तो वो वृद्धि हुई है 400 रुपये की मसूर में और रेप सीड और सरसों में। ठीक है, मसूर और रेप सीड और सरसों। आगे चलते हैं। खाद्यान्न उत्पादन, ये डेटा आप याद रख सकते हैं कि टोटल खाद्यान्न उत्पादन की बात हो रही है 2020-21 के लिए। और यहाँ पर ये चौथा है, चौथा एडवांस एस्टीमेट है, ये चौथा अग्रिम अनुमान है। इसमें बताया गया कि हमारे देश में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन होगा वो 308.65 मिलियन टन होगा। ठीक है, 308.65 मिलियन टन होगा। अभी जब मेंस में आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, PT और मेंस की तैयारी कभी भी अलग अलग नहीं चलती है, आप ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, तो ये सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। बागवानी फसलों के बारे में दिया गया है, तो बागवानी फसलों में भी कुछ इंपॉर्टेंट ही डेटा है, सारा कुछ याद नहीं रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी उत्पादन और समग्र बागवानी उत्पादन, इनमें उत्तर प्रदेश किस नंबर पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, और अगर सब्जी उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर 1st नंबर पर, पश्चिम बंगाल 2nd नंबर पर और मध्य प्रदेश 3rd नंबर पर आता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसमें फल उत्पादन में टॉप पर है। टोटल फल का प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। अब हम यहाँ पर खरीफ फसलों के लिए MSP देख लेते हैं। ठीक है, खरीफ फसलों में क्या क्या आता है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को देख लें तो आपका इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट तैयार हो जाएगा कि खरीफ में क्या क्या आती हैं, रबी में क्या क्या आती हैं, जायद में क्या क्या आती हैं। तो जायद का तो है नहीं यहाँ पर, तो ये खरीफ फसलें हैं। जैसे धान हो गया, धान में की MSP कितनी होगी 2020-21 और 21-22 के लिए। धान की MSP 2020-21 वाला तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो चला ही गया। अब 21-22, क्योंकि इस समय धान लगा हुआ है ना, अभी दिसंबर में कटेगा, नवंबर दिसंबर में। तो धान की MSP सरकार ने कितनी घोषित किया है, 1940 रुपये सामान्य का, और A ग्रेड का जो धान है उसके लिए 1960 रुपये है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी और भी MSP यहाँ पर दी गई हैं, सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कस्तूरी कॉटन भारतीय कपास का नया ब्रांड है। ठीक है, 7 अक्टूबर को विश्व कॉटन दिवस मनाया गया, विश्व कपास दिवस मनाया गया। और सरकार ने कहा कि हमारा जो कपास है उसका एक ब्रांड नेम होगा, उसका नाम क्या होगा, कस्तूरी कॉटन होगा। क्या नाम होगा, कस्तूरी कॉटन होगा। ठीक है, और इसका सरकार ने अपना लोगो भी जारी किया है। बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी। अब हम चलेंगे उद्योग क्षेत्र की ओर। पर्यटन सांख्यिकी के बारे में है, मतलब किस देश से हमारे देश में पर्यटक सबसे ज़्यादा आए, इसके बारे में है। तो किस देश से सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं हमारे देश में, तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आए हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका से फिर 2nd नंबर पर। तो 2 देश, बांग्लादेश और USA। किस राज्य में सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं, तो वो है तमिलनाडु 1st नंबर पर, और 2nd नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1st नंबर पर तमिलनाडु, 2nd नंबर पर उत्तर प्रदेश। क्लियर है। चलिए
आगे चलते हैं और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये घरेलू पर्यटक की हिस्सेदारी है। घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा किस राज्य में आए हैं, तो शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये हमारे घरेलू पर्यटक हैं, ठीक है, इस पूरे में। तो तमिलनाडु के भी पर्यटक काफ़ी घूमते हैं, यूपी के भी घूमते हैं। और अगर इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल जो पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा गए हैं या किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं, तो वो है महाराष्ट्र और सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, सिरारा खोंग और हैथी मिर्च, या इसे सिरारा खोंग या हैथी मिर्च बोलते हैं, मतलब दोनों सेम नाम है, सिरारा खोंग या हैथी मिर्च। और टामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला, ठीक है। ये दोनों ही मणिपुर में मिलते हैं। ये जो मिर्च है सिरारा खोंग और टामेंगलोंग, ये दोनों ही, इनको दोनों को जीआई टैग मिला है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, इनके द्वारा वन धन विकास केंद्र मेला के उद्घाटन के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। बस और कोई खास बात यहाँ पर नहीं है। बस एक चीज़ देख लीजिए, जो सिरांग खोंग है इसको स्थानीय लोग भगवान का उपहार मानते हैं, ठीक है, भगवान का उपहार मानते हैं। और यहाँ का जो संतरा है वो जो हमने अभी देखा, ये टामेंगलोंग संतरा, ठीक है, इसमें काफ़ी विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है। और जो टामेंगलोंग जिला है मणिपुर का, उसे ऑरेंज ऑफ बाउल भी कहा जाता है, ठीक है, संतरे का कटोरा कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा, छोड़ दीजिए इसको, पीटी के लिए नहीं। उभरते सितारे कोष, उभरते सितारे, ठीक है, ये फंड किसको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इस कोष से जो हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, ऐसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो अभी तो घाटे में चल रहे हैं लेकिन फ्यूचर उनका क्या है, ब्राइट है, ठीक है। तो उन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट करने के लिए ये उभरते सितारे फंड बनाया गया है। इस उभरते सितारे फंड में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका गठन जो हुआ एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों ने मिल करके किया। एग्जिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एंड सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी और एग्जिम बैंक ने मिल करके उभरते सितारे कोष का शुभारंभ लखनऊ में किया, ध्यान रखना है, ठीक है, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। नेक्स्ट है कांडला, देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कांडला है इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई, ठीक है। तो ये पहला ग्रीन सेज है हमारे देश का, ध्यान रखना है, ठीक। और भी इसमें क्या खास बात है, एक चीज़ और, बस कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी देश में स्टार्टअप के लिए कैसा इकोसिस्टम है, नए स्टार्टअप शुरू करेंगे तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, कौन कौन से उसके लिए क्या वहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें बताता है, पूरा इकोसिस्टम के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर शहरों को शामिल किया गया और यहाँ पर बात करें तो सैन फ्रांसिस्को टॉप पर आता है और जो भारत का बेंगलुरु है वो 10वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर स्टार्टअप शुरू करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, ठीक है। चलिए, और अगर भारत देश की बात करेंगे तो भारत की जो रैंकिंग है वो 3 पायदान हमने सुधार किया और 20वीं रैंकिंग हासिल किया, ठीक है। और बेंगलुरु 10वें नंबर पर आता ही है। कच्चे इस्पात का उत्पादन स्टील के बारे में है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने डेटा जारी किया और जिसमें कहा गया कि चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है स्टील के प्रोडक्शन में और भारत सेकंड नंबर पर आता है। और थर्ड किस कौन नंबर पर है, यहाँ पर जापान है। जापान पहले सेकंड पे हुआ करता था, ठीक है। तो भारत अब सेकंड नंबर पर है और जापान थर्ड नंबर पर आ गया और चाइना टॉप पर है स्टील के प्रोडक्शन में। क्लियर है। आगे चलते हैं। इंडिया एनर्जी आउटलुक, इंटरनेशनल एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये इंडिया एनर्जी आउटलुक जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा देश CO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है, तो इस बारे में बताया गया डेटा। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत जो है पर कैपिटा CO2 का तो उत्सर्जन कम करता है। पर कैपिटा क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पर कैपिटा तो कम ही आएगी ना। लेकिन बावजूद इसके हम चीन, अमेरिका के बाद थर्ड नंबर के तीसरे सबसे बड़े CO2 एमिटर हैं। ध्यान रखना, CO2 सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर एमिट करते हैं इन्वायरमेंट में, चाइना अमेरिका के बाद थर्ड नंबर पर, ठीक है, ध्यान रखना। और हम दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट भी हैं, USA, चाइना और यूरोपियन यूनियन के बाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट के बारे में है। इसमें क्या चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। इसमें इंडिया स्किल रिपोर्ट में
दो डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ पर है, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये है महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे आता है तमिलनाडु। अगर शहर की बात करेंगे तो शहर में आता है हैदराबाद और फिर आता है बेंगलुरु। ठीक है, जब राज्य की बात होगी तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और जब शहर की बात होगी तो हैदराबाद और बेंगलुरु। ये हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले शहर हैं और ये हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी वाले राज्य हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। क्लियर। ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड का ये पेट्रोल है, इसकी ऑक्टेन संख्या कितनी है, 100 है। जो पेट्रोल सबसे जिस पेट्रोल की जो ऑक्टेन नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका दहन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और उससे कोई भी पोल्यूटेंट नहीं निकलता है, मतलब बहुत कम पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो ये जो ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड का पेट्रोल बनाया गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया, इसको लॉन्च किया गया। इसका ब्रांड नेम क्या है, XP100 है, XP100। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चुनिंदा ही शहरों में मिलेगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, हमने पहले भी बोला था कि आएगा आगे, तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, तो जो 2017 वाली थी उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, और लेकिन अब इसमें यहाँ पर दूसरे एरिया को चुन लिया गया है। कौन कौन से एरिया को चुना गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, ये टारगेट रखे गए हैं। 4 लाख लोगों को रोज़गार के अवसर देना, और देखिए वहाँ पर पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे एरिया थे, और यहाँ पर अब इस बार क्या टारगेट किया गया, जो यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना, और बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण गुच्छ, मतलब कि एक वो बनाना, क्या बोलते हैं गुच्छ को, मतलब कि क्लस्टर का निर्माण करना। ठीक है, और यमुना एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड, और यहाँ पर लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन, यहाँ पर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर बुंदेलखंड में, और लखनऊ, उन्नाव, कानपुर वाले जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर जो जेवर हवाई अड्डा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना करना। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वैदेशिक क्षेत्र की। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, ये भारत का पहला यूरो मुद्रा में जारी किया गया ग्रीन बॉन्ड है। और एक हमारा NBFC है, नेशनल NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, आप देख सकते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC लिमिटेड बोलते हैं। इसने 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है, ध्यान रखना है। ठीक है, किस कंपनी ने जारी किया है, PFC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। क्लियर है। और यहीं पर देखिए गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड, मतलब कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है। और इस बॉन्ड को BSE में लिस्ट कर दिया गया है। जैसे लखनऊ वाला था वैसे ये है, लेकिन इसने बाद में जारी किया है, उसने तो पहले जारी किया था लखनऊ। और यहाँ पर ये अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम ने भी अपना बॉन्ड जारी किया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश का पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया, तो वो हो जाएगा गाजियाबाद। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी गई। बिटकॉइन आप जानते हैं एक वर्चुअल करेंसी है। अल सल्वाडोर, जो सेंट्रल अमेरिका हमने देखा था मैप में, वहाँ पर अल सल्वाडोर ने क्या किया, बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जब मोदी जी आए थे 8 बजे, क्या बोले थे कि भाइयों और बहनों, अब से 500 और 1000 की जो मुद्रा है वो क्या रहेगी, अब से नहीं चलेगी, ऐसे बोला था। नहीं, ये नहीं बोले थे कि अब नहीं चलेगी, बोले कि अब क्या होगी, 500 और 1000 की जो करेंसी है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को बोला कि ये लीगल टेंडर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में ये देख लिया हमने। बिटकॉइन में ही बहुत सारी करेंसीज आती है, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी ये सब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जितनी भी वर्चुअल करेंसी है उनको क्रिप्टो करेंसी बोलेंगे। और यहाँ पर जैसे उसका एक नाम है बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है। ठीक है, कई करेंसीज़ हैं, और बिटकॉइन, लाइट कॉइन। आगे चलते हैं। यहाँ पर एथेरियम है, रिपल है, और भी 2 नाम याद रख लीजिए, एथेरियम और रिपल। अल सल्वाडोर में वॉलेट को क्या बोला जाता है, चिवो बोला जाता है, ध्यान रखना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका मेंस का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। भारत का विदेशी ऋण मार्च के अंत तक यहाँ पर डेटा दिया गया है। इसमें बताया गया कि हमारी जितनी GDP है उसका 21.1% क्या है, हमारे ऊपर ऋण है। हमारी GDP का 21.1% विदेशी ऋण है। ठीक है, ध्यान रखना है बस, और कोई ख़ास बात यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऋण है वो है वाणिज्यिक उधार का। ठीक है, वाणिज्यिक उधार का। और उसके बाद हमारे लोगों की जमाएँ हैं, जो भारतीय अनिवासी हैं, NRIs हैं, उनकी जमा फिर उसके बाद है सबसे ज़्यादा। तीसरा वैश्विक री इन्वेस्ट 2020, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के बारे में।
देखिए यहाँ पर जब भी इंडिया में रिच की बात होगी, अमीरों की बात होगी, तो मुकेश अंबानी टॉप पर आएंगे। वैसे भी बात होती रहती है कि जो अंबानी है, अडानी है, नाडार है, हिंदुजा मित्तल, बड़े लोगों के नाम भी देखिए मतलब बढ़िया होते हैं। अंबानी, अडानी, नाडार, हिंदुजा मित्तल, है ना। तो मुकेश अंबानी टॉप पर हमेशा रहेंगे जब भी भारत में अमीरों की बात होगी। अडानी, गौतम अडानी सेकंड नंबर पर, शिव नाडार थर्ड नंबर पर आते हैं। ठीक है, ये जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें। आगे देख लेते हैं OECD आर्थिक परिदृश्य। अब यहाँ पर क्या बताया जाएगा, देखिए बहुत सारा आप ग्रोथ रेट देखने को आपको मिलेगा कि इसके अनुसार दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए, एग्ज़ाम में भी आएगा तो मत करना, यही कहूँगा। इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है इसमें कि आप याद नहीं रख सकते हैं। अगर कोई याद रख सकता है तो मैं यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या मैगज़ीन से जैसे भी कर सकते हैं याद कर लीजिए। ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद हो गई। ठीक है, क्यों बंद हो गई? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जारी करता था, भारत की इच्छा थी कि हम टॉप 50 में आए, लेकिन हम कहाँ पर रह गए, हम 63 तक ही हासिल कर पाए और इसके बाद रिपोर्ट ही बंद हो गई। हो सकता है इस बार रिपोर्ट जारी होती तो हम टॉप 50 में आ भी जाते, लेकिन 2020 में जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें हम 63वां नंबर पर रह चुके। अब यहाँ पर क्यों जारी हुई, तो यहाँ पर जो दिक्कत हुई है वो चाइना से हुई। चाइना क्या करता था, डेटा को मैनिपुलेट करके भेजता था उनके पास, तो पूरी रैंकिंग ही गलत बनती थी। ठीक है, कुछ यहाँ पर जो कर्मचारी उनके काम करते थे, यहाँ पर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि यहाँ पर एथिक्स का मुद्दा है, नैतिकता। ठीक है, इसका मुद्दा है। हालांकि मैंने एथिक्स और नैतिकता को यहाँ पर सेम कर दिया, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2021 की है। ये कौन जारी करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के बारे में। इसमें हांगकांग जो है वो प्रथम स्थान पर है, सेकंड नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग कितनी है? 108वें नंबर पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 108 है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के बारे में। देखिए यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि दुनिया में जो भी इकोनॉमीज़ हैं उनकी रैंकिंग या ग्रोथ रेट कितनी होगी। तो ठीक है, तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल भी नहीं याद रखना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेटेड। यहाँ पर भी वही बात, ये IMF की रिपोर्ट है और IMF ने कहा कि 2021 और 22 में जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट कितनी होगी? 2021 में 9.5% होगी और 2022 में कितनी होगी? 8.5% रहने का अनुमान है। ये IMF के रिपोर्ट में बताया गया। बस आप इतना ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है IMF जारी करती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंकटाड। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम छोड़ सकते नहीं है। अंकटाड की ये रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया कि जो इसका थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? तो इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी, सतत सुधार में निवेश। क्योंकि इकोनॉमी दुनिया की एकदम से गर्त में जा चुकी थी लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो इस रिपोर्ट का शीर्षक ये रखा गया, केंद्रीय विषय इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में कि दुनिया में FDI में $1 ट्रिलियन की कमी आ गई है, FDI में। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत FDI प्राप्त करने वाला 2020 में 5वां देश है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत FDI प्राप्त करने वाला विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना है। और 2019 में हमारी रैंकिंग कितने नंबर पर थी? 8वें नंबर पर हम आते थे। ध्यान रखना कि क्या केवल भारत FDI प्राप्त करता है? भारत दूसरे देशों में इन्वेस्ट नहीं करता है। और इन्वेस्ट करने के मामले में, दूसरे देशों में FDI करने के मामले में, जिसको हम FDI आउटफ्लो बोलते हैं, उसमें हमारी रैंकिंग कितनी है? 18वीं है। ठीक है, तो FDI पाने में हम 5वें नंबर पर हैं और दूसरे देशों में FDI करने में हम 18वें नंबर पर आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स एज ऑफ मिड 2021। ये कौन जारी किया है इस रिपोर्ट को? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी वही प्रोजेक्शन बताया गया कि भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, भूल जाइए बिल्कुल। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2020 इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा HDR रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पर इसकी शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था? द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। ठीक है, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। इसमें इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब इस इंडेक्स को तैयार किया जा रहा था तो इसमें पहली बार
हर देश में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और मटेरियल फुटप्रिंट, भौतिक पदचिन्ह। अभी तक आपने कार्बन फुटप्रिंट सुना रहा होगा, अब यहाँ पर आ गया मटेरियल फुटप्रिंट। इनके प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नया मापदंड अपनाया गया जिसको हम ग्रहीय दबाव समायोजित HDI या इसको शॉर्ट में हम PHDI भी बोलते हैं, इसको भी शामिल किया गया। देख लीजिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ से देखिए। और ये 2019 के PCS में या 20 में पूछा भी गया था, ठीक है, कि HDI में जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। अब रैंकिंग तो क्वेश्चन पूछेगा ही, अब वो डीप जाने लगा, ठीक है, अब वो UPSC को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए 3 डायमेंशंस हैं, 4 इंडिकेटर्स हैं, 3 डायमेंशंस 4 इंडिकेटर। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मतलब एक लंबा और स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा क्या है, एक अच्छा जीवन स्तर। तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशन हो गए, इन्हीं के 4 इंडिकेटर हैं। अब बताइए लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीना है तो कैसे इंडिकेट आप करेंगे, मतलब वहाँ पर क्या होनी चाहिए, जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, तभी तो आप बता पाएंगे कि वहाँ का जीवन स्तर क्या, वहाँ का जो स्वास्थ्य है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का जो संकेतक है वो क्या हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यही तो हो सकता है। नॉलेज आप कैसे पता करेंगे, आप ये देखेंगे कि कोई बच्चा औसतन अपने जीवन में कितने साल स्कूल गया है, मीन ईयर, और एक्सपेक्टेड कितना है। अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होगा तो कितना साल तक जाएगा, उम्मीद है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो नॉलेज के 2 पैरामीटर्स यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं। और यहाँ पर एडिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हम देखते हैं, आज भी पैसे से तय होता है, GNP पर कैपिटा, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड पर काउंट करते हैं, ठीक है। और सब के लिए एक एक इंडेक्स निकाला जाता है और फाइनली फिर HDI निकाला जाता है। HDI में भारत की बात करें, पहले तो विश्व की बात कर लेते हैं। नॉर्वे टॉप पर है, 0.957 इसका मूल्य है। HDI की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। जब 1 की ओर HDI की वैल्यू बढ़ती है तो ये उस देश के विकास को प्रदर्शित करता है। तो नॉर्वे टॉप पर है। भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर है, तो देखिए भारत आता है यहाँ पर। हम आए हैं मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में। HDI वैल्यू हमारी है 0.645 के साथ हम 131 रैंक पर हैं HDI की वैल्यू में, HDI की रैंकिंग में 131, और वैल्यू कितनी है 0.645। अब ध्यान से देखिए ज़रा, 4 5 6 यही तो पॉइंट है इसमें, 4 5 6, बस फ़र्क क्या है कि ये 6 पहले लिखा है, 4 बीच में लिखा है और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे भी आप याद कर लीजिए 4 5। अब यहाँ 6 लिखने के बजाय आप 6 को इधर लिख दीजिए, आपकी ये रैंकिंग बन गई, मतलब वो वैल्यू बन गई 0.645। और 131 ये क्या है, आपकी रैंकिंग है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, इसमें क्या बताया गया है, जो फॉर्च्यून मैगजीन है उसने बताया कि दुनिया की सबसे 500 बड़ी कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें वॉलमार्ट को क्या किया गया, शीर्ष स्थान पे रखा गया। इसी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें भारत की 7 कंपनियां हैं, 7 कंपनियों में टॉप पर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और सेकंड नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें क्या बताया गया, ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को बताया गया। इसमें देखिए मानक आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हेल्प डे स्ट्रेंजर, अजनबी की मदद, चैरिटी के लिए दान, और संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना, वॉलंटियर योर टाइम टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपनी इच्छा से किसी संगठन के लिए काम करना। तो इसमें जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, ऐसी चीज़ें इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इंडोनेशिया में, ध्यान रखना। और भारत कहाँ पर आता है, तो जब भारत की बात करते हैं तो भारत आता है 14वें नंबर पर, ठीक है। हम तो हमारे देश में कोविड-19 के समय बहुत से लोगों ने अपना मदद किया, जो भी उनसे यथाशक्ति हो सकता था, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको फ़ायदे को अवसर में बदल दिया। और गैस आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो कितने कितने हज़ारों में बिका, रेमडेसिविर इंजेक्शन हज़ारों में बिकता था। तो मतलब कुछ लोगों के लिए नैतिकता, सही गलत और सिर्फ प्रॉफिट मैटर करता है, ठीक है। तो उन सब के लिए तो कोई बात ही नहीं। वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 के बारे में, किस देश में क्रिप्टो के एडॉप्शन को लेकर के यहाँ पर कितनी स्वीकारोक्ति है, किस तरीके से स्वीकार करते हैं, उसके बारे में सूचकांक है। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्वीकार्यता है वो कौन है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर है वियतनाम, और भारत किस नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में भारत में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता भी है। सरकार कभी कहती है कि बैन हम कर देंगे, कभी कुछ, कोई डेटा एग्जैक्ट नहीं है। अरबपतियों की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई फोर्ब्स के द्वारा। तो देख सकते हैं सबसे दुनिया में अमीर कौन है, तो जेफ बेजोस इस लिस्ट के अनुसार, अमेजन के संस्थापक।
और एलन मस्क दूसरे नंबर पर हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के ये संस्थापक हैं एलन मस्क। दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे धनी महिला कौन है, तो यहाँ पर देख लें, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली। ठीक है, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट, ध्यान रखना है। भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में तो मुकेश अंबानी सदाबहार, वो हमेशा टॉप पे ही अभी है, फिलहाल बने। फॉर्चून इंडिया 500 सूची, इसमें क्या बताया गया, ये इंडिया के बारे में है। अभी हमने फॉर्चून ग्लोबल देखा था, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं फॉर्चून इंडिया 500, इसमें इंडिया की 500 बड़ी कंपनियों के बारे में बताया गया। तो इसमें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसने फॉर्चून ग्लोबल 500 में भी अपनी जगह बनाई है, तो वहाँ पर भी ये इंडिया में टॉप पर, और यहाँ भी तो इंडिया की जब रैंकिंग निकालेंगे तो यहाँ पर तो इसे टॉप में होना ही है। सेकेंड नंबर पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने विगत वर्ष ONGC को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची, इसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। देख लेते हैं इसमें कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है दुनिया में, तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, लगातार 10वें साल इनको इस लिस्ट में पहला स्थान मिला। सेकेंड नंबर पर क्रिस्टीन लिगार्डे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है क्रिस्टीन लिगार्डे। और यहाँ पर थर्ड नंबर पे कौन है, कमला हैरिस है। भारत से 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इसके बाद सेकंड नंबर पर रोशनी नाडार, और थर्ड नंबर पे कौन है, किरण मजूमदार 100। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनको 41वीं रैंक, रोशनी नाडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार 100, आपको याद रखना है। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स ये किसकी रिपोर्ट है, इंडेक्स है अंकटाड की है। ठीक है, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत यहाँ पर 57.1 मूल्य के साथ 71 पोजीशन पर है। ठीक है, 71 पोजीशन। यहाँ पर जो भी रैंकिंग है ना, वो सब एक वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट, अब इंडिया के बारे में अमीरों की बात है तो कौन अमीर होगा सबसे ज़्यादा, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, मुकेश अंबानी होंगे, और दूसरे और तीसरे व्यक्ति फिर अडानी आ गए अंबानी के बाद। देखिए अंबानी के बाद अडानी दूसरे नंबर पे, और नाडार साहब हमारे तीसरे नंबर पे आ गए। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमी वाला एक बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म कर दिया। बहुत जल्दी ये मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी आपके देखते देखते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।